नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। गुजरात में आज से 19 जिलों की 89 सीटों पर प्रचार का शोर थम गया है। इन सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इसके ठीक पहले कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने चुनावी राजनीति की मर्यादा को भंग कर दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर बेहद अपमानजनक बयान दिया है। आज जनादेश में आपको बताएंगे कि खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने किया कौन सा पलटवार। साथ ही आज मिलेंगे उन मतदाताओं से जो पहली बार वोट डालने वाले हैं और जानेंगे क्या हैं उनके मुद्दे। इसके अलावा हम आपको ले चलेंगे कच्छ और सोमनाथ की चुनावी यात्रा पर और सुनेंगे यहां की जनता जनार्दन की राय। जनादेश में और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं गुजरात में एक बार फिर कांग्रेस के बिगड़े बोल। गुजरात में चुनाव की सरगर्मी उफान पर है और इसी बीच कांग्रेस ने एक बार फिर अपने बयान से चुनावी समर में कड़वाहट घोल दी है। अहमदाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने विवादित बयान दिया है। खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की है। कांग्रेस के इस अपमानजनक बयान पर बीजेपी की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने खड़गे के बयान को शर्मनाक, घटिया और गंदा बताया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और वो हर भारतीय के दिल में बसते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनकी तुलना रावण से की है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का ही अपमान नहीं है, बल्कि हर भारतीय, हर गुजराती का अपमान है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी खड़गे के इस सवाल की आलोचना की है। संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी गुजरात के पुत्र हैं और वो गुजरात के गर्व के रूप में पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको रावण कहना सिर्फ पीएम मोदी का अपमान नहीं है, बल्कि ये हर गुजराती का अपमान है और पूरे गुजरात का अपमान है। संबित पात्रा ने खड़गे के इस बयान को लेकर सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह साबित हो गया है कि खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया है वो सोनिया और राहुल गांधी का बयान है। सनाम अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी ने एक बहुत ही शर्मनाक, घटिया और गंदा बयान दिया है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनको पूरा देश सम्मान, जो देश के हर भारतीयों के दिल में है, उनके बारे में क्या कहा है? उनकी तुलना रावण से की है कि मोदी जी का चेहरा हर जगह दिखता है और रावण है क्या? क्या मतलब है? क्या भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देश की प्रमुख विपक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घटिया वक्तव्य देंगे? ये हमारे प्रधानमंत्री का ही अपमान नहीं है, ये हर भारतीयों का अपमान है, ये हर गुजरातियों का अपमान है। लेकिन खड़गे साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मौत का सौदागर किसने कहा था? आपके नेता सोनिया गांधी जी ने, और कांग्रेस की बत्ती गुल हो गई थी गुजरात में। खड़गे साहब, आपकी पार्टी बार बार इस तरह के बेबुनियाद, शर्मनाक गाली देने के बावजूद हारती है, फिर भी आप बोलते हैं। ये सब कुछ सोनिया गांधी के इशारे पर होता है और उसका कारण बहुत सिंपल है, नरेंद्र मोदी जी को ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी, खड़गे, राहुल जी और सोनिया जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता सम्मान करती है और गुजरात की जनता सम्मान करती है। A leader who is considered a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। दिस इज एन इंसल्ट विच इज इनटू एवरी गुजराती। यह गुजरात का अपमान है। और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके, गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य
सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के। क्योंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है, नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कांग्रेस के नेता करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोमवार को अहमदाबाद में कांग्रेस की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की थी। खड़गे ने कहा था कि मोदी के हर चुनाव में दिख जाते हैं, क्या रावण की तरह ही उनके कई सर हैं। आइए सुनते हैं खड़गे के इस बिगड़े बोल को। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? 2002 से गुजरात में कांग्रेस चुनाव दर चुनाव जो गलती दोहरा रही थी, वही गलती उसने 2022 में भी कर दी है। और यह गलती है प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक बयान देने की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के रावण वाले बयान पर क्या है गुजरात के लोगों की प्रतिक्रिया, बड़ोदरा में जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। गुजरात विधानसभा चुनाव चुनावी मुद्दों पर कम, व्यक्तिगत आरोपों पर अब ज्यादा जाता दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं। कभी उन्हें नीच कहा, कभी मौत का सौदागर बोला, कभी ये बोला कि उनको उनकी औकात दिखा देंगे। और अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें रावण की संज्ञा दी है। अब गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों व्यक्तिगत रूप से इस तरह के आरोप लगाती है, हम खुद लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि क्या इस तरह की टीका टिप्पणी करना ये सही है। आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार विकास या दूसरे मुद्दों पर कम बात करती है। इस तरह के आरोप प्रधानमंत्री पे सीधे लगाए जाते हैं हर चुनाव में। 2017 का चुनाव हो, 2007 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, उन्हें अलग अलग तरीके से संज्ञा दी जाती है। तो क्या मतलब एज ए गुजराती आपको लगता है ये सही है? ये राजनीति नहीं है। राजनीति करो तो पॉजिटिव राजनीति करो। इतने घटिया स्तर पे आप चले जाते हो। यहाँ पे 27 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार गुजरात में क्यों है? इसका सीधा कारण कि विकास कर रहे हैं, यहाँ सुविधा दे रहे हैं, लोगों को जो चाहिए वो दे रहे, प्रायोरिटी जिसका है वो सब मिल रहा है। क्यों? ये सब भारतीय जनता पार्टी करे। और बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ से मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने विकास किया, अभी देश में भी गए, केंद्र में उनकी सरकार है, वो खुद बड़ा प्रधान है, तो वो विकास की राजनीति कर रहे। और इसी विकास की राजनीति वजह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन, लेकिन ये कांग्रेस सत्ता में आ नहीं सकती। गुजरात की प्रजा ने हमेशा उनको नकार दिया है। कभी आप देख लीजिए 27 साल से बीजेपी के सामने कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं पा रहे। अब ये खड़ी नहीं हो पा रहे, इसलिए ये ऐसी गंदी हरकतें करने शुरू गए, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करना शुरू गए। तो ये राजनीति नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। गुजरातियों का अपमान हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि मेरे ऊपर तमाम ये लोग गालियां देते हैं, लेकिन ये सही मायने में जो गुजरात के लोग हैं उनका अपमान है। आप कैसे देख रहे हैं? ये अगर हम ऐसा बोलेंगे कि ये गुजरातियों का अपमान है तो हम छोटे से दायरे में उसको सीमित कर रहे हैं। ये तो पूरे भारतवर्ष के राजनीति का अपमान है। नीचे स्तर की राजनीति के अंदर अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, वो जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपने मौत का सौदागर से लेके सारे जावेद अख्तर से डायलॉग लिखवा कर लाए थे, वो फेल गए उनके। उसके बाद जिन्होंने डायलॉग मारे वो पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए। लेकिन हाल की परिस्थिति के अंदर वो इतनी पराकाष्ठा उनकी नीचे की हो गई है, जो आदमी जो सोचता है वैसा ही बोलता है। तो उनके अंदर वो संस्कार नहीं है। क्यों नहीं है संस्कार? क्योंकि उनको हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि जो भी पार्टी को सत्ता पे आना है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप गाली दे करके अवार्ड दोगे और उसके बाद आओगे। यहाँ तक कि वो पर्सनल अटैक, अभी तो प्रधानमंत्री तो पूरे भारतवर्ष के, केवल गुजरात के थोड़ी ना है। वो जितना मोदी जी को गाली देंगे वो उतना ही कांग्रेस को नुकसान गया
जाएगा और आगे भी जाएगा। सारा का सारा पब्लिक मोदी जी के लिए दिल से कर रही है। उनका पता है कि उनका इंटेंशन कोई गलत नहीं है, पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रही है, जनता के लिए अच्छा काम कर रही है। गुजरात की अस्मिता पे इन्होंने जो किया है, आप चुनाव परिणाम के दिन देख लेना कि 150 प्लस सीट बीजेपी इजीली जीत रही है। और जितना कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल उगता है, जितना आप कीचड़ में फेंकोगे पत्थर उतना ही कमल खिलेगा। और मोदी जी आज भारत के नहीं पूरे विश्व के नंबर 1 नेता है। ये किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, पूरा वर्ल्ड आज उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है। कांग्रेस आरोप लगाती है, इस तरह की टीका टिप्पणी करती है, तो ये राजनीति से कुछ अलग ही है। ये राजनीति नहीं, ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, हेल्दी पॉलिटिक्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये आपने देखा, ये गुजरात के लोग हैं और प्रधानमंत्री पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, इन लोगों का भी मानना है कि ये आरोप गलत हैं। कांग्रेस पार्टी को विकास की राजनीति करनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए और प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। यहाँ के लोगों का भी मानना है कि जब जब प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप लगाए गए, उसका कांग्रेस ने हमेशा खामियाजा उठाया। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बड़ोदरा। जनादेश में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है अभी और भी बहुत कुछ। देखते रहिए डीडी न्यूज़। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव में तकरीबन 30 से 40 सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत मामूली था और इस बार विधानसभा चुनाव में 11 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ऐसे में ये युवा वोटर चुनावी नतीजों के लिहाज से बेहद खास हैं। हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने ऐसे ही फर्स्ट टाइम वोटरों से बात की और जाना कि आखिर इस चुनाव में उनका क्या रुख है और उनके क्या मुद्दे हैं। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें हार जीत का फैसला 30 से 40 सीटें ऐसी थीं जिनमें बहुत कम था, या ये कहें कि मामूली सा अंतर था। और यही कारण है कि वो सीटें हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इस बार महत्वपूर्ण ये है कि इस बार चुनावों में 11 लाख ऐसे वोटर जुड़े हैं जो पहली बार वोट करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि अगर 30-40 सीटों पे हार जीत का अंतर बड़ा मामूली था, तो ये 11 लाख वोटर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गद्दी तक पहुंचा सकते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गद्दी पर नीचे उतार सकते हैं। ऐसे ही यूथ वोटरों के पास हम पहुंचे हैं जो पहली बार वोट करने जाएंगे। इनके भी कई तरह के इश्यूज़ रहते हैं, कई तरह के मुद्दे रहते हैं। तो यंग वोटर क्या सोच रहा है चुनावों को लेकर, उनसे सीधे बात करते हैं। फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ और मैं एक लड़की हूँ, तो मैं ऐसा देखूँगी कि लड़कियों को ज़्यादा सिक्योरिटी और वो सब मिलनी चाहिए, गर्ल्स के लिए ज़्यादा स्कीम्स निकलनी चाहिए। आपको ये मानना है कि जो बेहतर उम्मीदवार होगा, चाहे कोई भी हो, उसको आप लोग वोट देंगे। और भी कुछ हमारे साथ युवा हैं, तो पहली बार जब वोट डालने आप लोग जाते हो, क्या मन में चल रहा होता है? क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो खैर एक सेट पर पार्टी होती है, लेकिन जो यूथ है वो कहते हैं कि अचानक से अगर मूड बदल दे तो
पॉलिटिकल पार्टियों को ऊपर से नीचे कर देता है। तो आप लोग जब जाते हो वोटिंग स्टेशन पर, वोटिंग पोलिंग स्टेशन पर, तो क्या दिमाग में चलता है? मैं यही बोलना चाहती हूँ सारे वोटर्स को जो फर्स्ट टाइम वोट करें, एज आई एम ऑल्सो अ फर्स्ट टाइम वोटर, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी, जो मतलब ऐसा तो है नहीं दैट सबको बोलेंगे वोट करना तो सब करेंगे, बट आई मस्ट टेल टू द यूथ्स ऑफ इंडिया दैट वोटिंग करना चाहिए, बिकॉज वन वोट कैन चेंज द लाइफ, चेंज द गवर्नमेंट, एंड जो एक्सपेक्टेशंस होती है बीइंग अ गर्ल दैट जो भी गवर्नमेंट आए उनको हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट जो गर्ल्स की सेफ्टी है उसमें थोड़ा चेंजेस हो, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें थोड़ा चेंजेस हो, एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट जितनी तेज़ी से गुजरात में हो रहा है। क्या चलता है, मतलब यूथ के दिमाग में क्या चलता है जब वोट डालने जाता है? जनरली ऐसा होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से और कहीं जगह एडवर्टाइजमेंट को देख के यूथ है जो वो डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको वोट देने का पता नहीं होता और लोगों के फ्लो के साथ वो चले जाते हैं और वोट दे देते हैं। इसीलिए मैं यूथ से ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने इंटेलेक्ट को यूज़ कीजिए और समझिए कि आपको किसको वोट देना चाहिए, और अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या फ़ायदा कारक है, कौन सी पार्टी आपके हित में काम कर रही है और कौन सी पार्टी के क्या स्कीम है। मैनिफेस्टो को समझिए और यूथ एज ए यूथ आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना वोट कास्ट कीजिए। बिल्कुल, वोट महत्वपूर्ण भी है और लोकतंत्र में ज़रूरी है कि हर व्यक्ति वोट करे। पिछले 4-5 सालों में अगर हम बड़ौदा को देखें तो किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिला इस सिटी में, या आप चाहती हैं कि ये सिटी कुछ और चेंज हो? बदलाव तो काफ़ी ज़्यादा आया है पहले से। वडोदरा में चेंजेस ये चाहेंगे कि ज़्यादा डेवलप्ड हो ये सिटी, और स्कीम्स निकाले बॉयज़ गर्ल्स और ST SC OBC वालों के लिए। पहली बार वोट डालने जाओगे तो क्या दिमाग में क्या चल रहा होगा आप लोगों को? बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट होती है कि कैसे करते हैं और क्या, और हम लोग वोट दे रहे हैं तो हम मतलब सही से देना चाहिए हम लोग को, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वोट है और ये बहुत ही मैटर करता है। आपने देखा कि ये यूथ है और फर्स्ट टाइम वोटर है, और निश्चित तौर पर इनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं, इनके कुछ मुद्दे हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन इश्यूज़ को नकार नहीं सकती, क्योंकि ये वो वोटर हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर बैठा सकती है। और यही कारण है कि ये भी चाहते हैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि, एक ऐसी सरकार जो यूथ के कामों पर ज़्यादा फोकस करे। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, वडोदरा। गुजरात के कच्छ जिले में भुज सबसे बड़ा शहर है। यहाँ से पाकिस्तान की सरहद भी बेहद करीब है। DD न्यूज़ की टीम अपने चुनावी सफर में भुज पहुंची। भुज में क्या है जनता के मुद्दे और विकास को लेकर क्या है उनकी राय, इस पर बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। चुनावी सफर में हम अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं कच्छ के भुज में। भुज जहां भूकंप के बाद जो बदलाव आया उसकी बहुत चर्चा होती है। हम चुनावी सफर में भुज के मुद्दों को जानेंगे, भुज में लोगों का क्या कहना है, क्या बदलाव आए हैं, क्या समस्याएं हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं भुज में चुनावी सफर में। भुज कई चुनौतियों को झेल चुका है और जो 21 साल पहले भूकंप आया उसके बाद कितना बदलाव देखते हैं, बीते 5 वर्षों में खास तौर पर इतना डेवलपमेंट हुआ है कि पूरा कच्छ, गुजरात, पूरा देश और इंटरनेशनल कक्षा पे सब प्रवासी यहाँ पे आने लगते हैं। मिठाई की दुकान है भुज में और वहाँ जानते हैं कि इनकी जिंदगी में मिठास बढ़ी है या फिर मिठास वैसी की वैसी है बीते 5 वर्षों में। नहीं, कच्छ में तो देखने जाएं तो बाहर से यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे मिठास तो ज्यादा ही है। कमलेश राम जी हैं जो एक कोयले की खदान में गुजरात से बाहर काम करते हैं और सिर्फ मतदान के लिए भुज आए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो भुज में बदलावों को कैसे देखते हैं। बहुत बदलाव हुआ है, ये अभी तो बहुत अच्छा विकास हुआ है। अभी तो ये स्मृति वन हुआ है, टूरिज्म ऐसे ही बहुत आता है इधर ने, विकास तो बहुत अच्छा हुआ है। हम यहाँ एक दवा की दुकान है उस पर जाएंगे और जानेंगे कि आखिर उन लोगों का क्या कहना है भुज के बदलाव के बारे में। भाजपा की सरकार रहेगी तो ऐसे ही बहुत सारा उन्होंने विकास का कार्य किया हुआ है, आगे भी करते रहेंगे और अब की बार भाजपा की सरकार ही आएगी। बहुत सारा विकास तो बहुत सारा किया हुआ उन्होंने, रोड वगैरह बनाए हैं, बहुत सारे नए कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाए नए। काम हुआ है भुज में, कुछ विकास दिखा है? नहीं हुआ है, यहाँ पे एक विकास हुआ है। क्या मुद्दे क्या देख रहे हैं? पानी का मुद्दा था, पानी पहुँचा है कि नहीं, क्या? पानी का भी मुद्दा था, पानी भी ज्यादा अभी आ रहा है। नर्मदा कैनाल आ गई है, वो भी चालू हो गई है अभी। यहाँ पे जो खेत खलियान है वो भी, वहाँ पे भी पानी पहुँच रहा है अभी। मोदी साहब ने विकास कच्छ के अंदर पूरा बहुत किया हुआ है,
मोदी ही है तो मुमकिन है ये सब कुछ। बाकी विकास किया हुआ, ऐसा क्या काम किया हुआ? कच्छ के अंदर जब भूकंप हुआ था तो हमारा तो हमारे घर पर सब गिर गए थे। मोदी साहब के हिसाब से ही ये सारे सब कुछ सही हुए हैं। कच्छ के अंदर इंडस्ट्री जोन आया, ये पोर्ट आया, तो ये सारे विकास ही है। कांग्रेस वाले या आप वाले तो ये सके नहीं है। मोदी साहब के हिसाब से ही हम आज जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मोदी साहब के भाजपा की सरकार के हिसाब से ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। भुज में अभी कोई समस्या जैसा है ही नहीं। रोड, रास्ता, पानी, मतलब जो अब स्थानिक लेवल पे गटर, रोड, रास्ता, पानी और एकदम ज्यादा डेवलपमेंट है। अभी हमारे यहाँ स्मृति वन भुजिया बना है और मोदी जी ने भी ज्यादा भेंट दिया है हमारे यहाँ। कोई समस्या भुज में अभी नहीं लगती। बहुत अच्छा काम हुआ है और यहाँ पे अभी वो ग्राहकी भी अच्छी रहती है। दिक्कत होती थी पानी की, आप समझ लो ना कि 8 दिन में पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा था। अब आपको 2 दिन में, 1 दिन में पानी मिल जाएगा। पहले पानी तो पहले कुएं से निकालना पड़ता था अब तो नल में पानी आ रहा है। घर पे बैठो, नल खोलो, पानी आ जाएगा। कुएं में पानी निकालना पड़ता था, गहरे गहरे कुएं होते थे और बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, और अब घरों में नल में पानी आ रहा है। तो ये बदलाव हुआ है भुज में। तो हम भुज में लोगों की राय जान रहे हैं और यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपना चुनावी सफर भुज में। कच्छ के भुज में लोगों का क्या कहना है जानने की हमने कोशिश की। इस तरह से हम गुजरात के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि उनके अपने मुद्दे क्या है और किन मुद्दों पर वो मुखर होकर अपनी राय रखना चाहते हैं। नेताओं के वादों, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, जवाब के इतर जनता क्या कह रही है, ये हम जान रहे हैं चुनावी सफर में। तो आज हमने भुज में चुनावी सफर में भुज के लोगों से की बातचीत और आपने उसे देखा। किसी और दिन किसी दूसरे शहर में होगी मुलाकात। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, भुज, कच्छ। तो ये थी बदलते कच्छ की बदलती तस्वीर। जनादेश में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आप देखते रहिए डीडी न्यूज। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लौह पुरुष सरदार पटेल की योगदान की गाथा तो बताती ही है, साथ ही साथ इस 182 मीटर ऊंची प्रतिमा की वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन का स्तर भी ऊपर ऊंचा उठा है। खासकर आदिवासी समुदाय की महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। इन्हीं महिलाओं में से यहाँ के कुछ ट्राइबल कैफे में काम करती हैं। इनसे बात की हमारी सहयोगी मेघना देव ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव हैं और आधी आबादी यानी महिलाओं के जीवन में आया बदलाव भी यहाँ किसी भी राजनीतिक दल की जीत और हार के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। केवड़िया में महिलाओं के लिए कई रोजगार के अवसर खुले हैं और काफी कुछ सीखने का मौका भी मिला है। बदलाव आया ना मैडम, यहाँ पे जॉब पर आए तो हम खुद की कमाई से हम खुद कुछ भी खरीद सकते हैं अपनी कमाई से। बेहतर तो हुआ है मैडम, सभी को रोजी रोटी मिली है। पहले खेत मजदूरी में काम करते थे सभी और कुछ लोग घर पे बैठे रहते थे, लेकिन अब स्टैच्यू आने से थोड़ा बड़ा काम मिला और सब लोग काम पर चले जाते हैं। हमको मोदी साहब ने जो दिया है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो स्टैच्यू खड़ा किया है, उससे जो लाभ हुआ है, इससे हमें जॉब मिली, इसलिए हम भाजपा को ही देते हैं वोट। हाँ मैडम, बहुत फायदा हो रहा है। हाँ हमको पहले तो हम खेती काम करता था मैडम, अभी तो हम नौकरी पे लग गया, तो हमारे घर वाला के पास हम पैसा नहीं मांगते हैं। कई महिलाएं गर्व से बताती हैं कि वे पहली बार अपने पांव पर खड़ी हो पाई हैं और अपने लिए कुछ खरीदा है। इतना ही नहीं, छोटे छोटे आभूषण खरीदने का अपना शौक इस कैफे में काम कर रही कई महिलाओं ने पूरा किया है।
हम लोग घर भी अच्छे से चलाते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन पहनने का दागिना पे थोड़ा थोड़ा खरीद लिया हम लोगों ने। अच्छा, कुछ जेवर भी खरीद? हाँ, खरीद लिया ने। घर बनाने के भी अगर ऐसे हम लोग सोचते हैं कि हमारा घर एकदम झुपड़ा है मैडम, तो बड़ा बनाएंगे, पाका बनाएंगे, वही सोचते हैं हम लोग। घर बेच रहते हैं तो कौन काम देते हैं, दिमाग चलाना है तो सबको पूछना भी पड़ता है धंधा ढूंढने के लिए। अच्छा लगता है काम करके? हाँ, अच्छा लगता है। कुछ काम करके यहाँ कुछ पैसा कमाते हैं तो घर पे क्या बोलते हैं? घर के बड़ी छोकरों ने भी आनंद हो ने, हाँ, कि हमारे मम्मी कामे जाए, पैसा लावे, छोकरा भी हारी रीते जमे बड़ा एम। કંઈક આપણા માટે કંઈક લીધું છે આ સેલરીમાંથી આજે મળે છે પગાર, એમાંથી કંઈક લીધું છે તમારા માટે? હા, લીધું છે મેડમ, આ કાને પહેર્યું છે, પગમાં લીધું છે। शारदाबेन पहले सब्जी वाली के नाम से जानी जाती थी, फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर बोनसाई बनाना सीखा तो बोनसाई वाली शारदाबेन के नाम से केवड़िया में प्रसिद्ध हो गई। शारदा कमलम की खेती भी करती हैं। पहले तो सब्जी वाले शारदाबेन नाम से पहचानते, फिर बोनसाई वाले शारदाबेन नाम से पहचानते थे, अभी कमलम वाले शारदाबेन नाम से पहचानते हैं लोग मुझे। जो मोदी साहब की जो हमने जो प्रेरणा थी कि आदिवासी बहन को पग भर करने के लिए बहुत मेहनत किया है, तो हमारे लिए जो यहाँ जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना तब से सब 10 बजे तक बहनें काम करती है, तो कुछ भी होता नहीं है। इतनी सिक्योरिटी लगाई है, कितना जंगल है वहाँ भी, इसलिए हम मोदी साहब को वोट देंगे। मयूर भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर गाइड हैं और अपनी बैंक की जॉब छोड़कर यही काम कर रहे हैं। मयूर कई गणमान्य अतिथियों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर गाइड भी कर चुके हैं। मयूर जी, आपके अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो क्या बदलाव आया है? स्टैच्यू के पहले क्या करते थे और अब आपको क्या दिलचस्पी लग रही है ये काम करने? HDFC बैंक में एज अ बैंकर जॉब करता था। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हमारे होम टाउन के नज़दीक ही एक वर्ल्ड क्लास मॉन्यूमेंट बन रहा था और देश को सर्व करने का एक मौका मिल रहा था, तो सोचा कि चलो इसमें फ्यूचर ट्राई करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री की सोच थी कि इस जगह को इस तरह से अपग्रेड किया जाए और यहाँ पर इस तरह के कोई टूरिज़्म के लोकेशंस बनाए जाए, तो उन्हीं के सपने को देखने के लिए देश विदेश से कई सारे महानुभाव भी यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट तो आते ही हैं। यहाँ पर यह अट्रैक्शन के बनने के बाद रोजगार के कई सारे अवसर लोगों तक मिले। केवड़िया से DD न्यूज के लिए मेघना देव की रिपोर्ट। चुनाव पर हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आज इतना ही। कल तक के लिए फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।